आज के इस अंक में हम बात करेंगे क्षेत्रमिति के विषय में, जिसमें हम जानेंगे द्विविमीय आकृतियों, उनके परिमाप व क्षेत्रफल के बारे में। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम द्विविमीय आकृतियों यानी कि 2 डायमेंशनल शेप्स की पहचान कर लेते हैं। किस शेप को हम क्या कहेंगे और किस नाम से पहचानेंगे। तो सबसे पहली आकृति है वृत्त। तो बच्चों, ये आकृति जो दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं वृत्त, या इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। तो इसका नाम क्या है? वृत्त या सर्कल। ये दूसरी आकृति है बच्चों त्रिभुज, या इसे इंग्लिश में हम ट्राइंगल कहते हैं। तो हिंदी में इसका क्या नाम है? त्रिभुज, और इंग्लिश में इसे कहेंगे ट्राइंगल। ट्रायंगल इसका नाम क्यों है? क्योंकि इसमें 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 अंतःकोण होते हैं। तो इसके परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम आकृतियों को पहचान लेते हैं। अगली आकृति है बच्चों चतुर्भुज। तो चतुर्भुज क्या होता है? किसी भी 4 सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। तो ये जो आकृति है इसे हम चतुर्भुज कहेंगे, और इंग्लिश में से कहते हैं क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल। अब बच्चों, चतुर्भुज भी कई प्रकार के होते हैं। चतुर्भुज के कई प्रकार हैं, जैसे कि वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज। इन्हें भी हम पहचान लें। बच्चों, यह जो आकृति है यह वर्ग कहलाती है। इसमें यह ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इंग्लिश में हम इसे स्क्वायर कहते हैं। तो इस आकृति में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक अंतःकोण जो होता है वो 90 अंश का होता है। जो अगली आकृति है वह है आयत। ये आपके सामने आयत दिखाई पड़ रहा है। आयत और वर्ग में क्या अंतर है? आयत और वर्ग में केवल इतना ही अंतर है कि वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं और आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। वर्ग के प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश के होते हैं और आयत के भी प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश के होते हैं। तो ये जो है हमारा आयत है, इसे हम इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। बच्चों, ये जो अगली आकृति दिखाई पड़ रही है इसे हम समांतर चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। इसकी विशेषता यह होती है कि इसमें आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समांतर और बराबर भी होती हैं। ठीक है, और इनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये कोण जो है इसके बराबर होगा और ये जो कोण है वो इसके बराबर होगा। इसका नाम क्या है? समांतर चतुर्भुज। और इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम। इसे हम इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं। अगली आकृति है बच्चों समचतुर्भुज। बच्चों, इस प्रकार की जो आकृति होती है इसे हम समचतुर्भुज के नाम से जानते हैं। इसकी प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी कि ये सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी और इनके जो विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण और ये विकर्ण आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो इसका नाम क्या है? समचतुर्भुज। इसे हम रोम्बस के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इसे रोम्बस कहते हैं और हिंदी में समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के बाद बच्चों अगली आकृति आती है समलंब। तो समलंब कैसे बनता है इसे भी देखें।
तो ये आकृति जो आपके सामने दिखाई पड़ रही है इसे हम समलंब कहेंगे। तो इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता यह है कि इसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म यानी कि एक जोड़ा आपस में समांतर होता है और जो दूसरे जोड़े होते हैं वो असमांतर होते हैं। यानी कि ये जो रेखा है इसके समांतर है और ये जो रेखाखंड दोनों हैं ये असमांतर भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? समलंब कहते हैं। और इंग्लिश में इसे ट्रेपेजियम के नाम से जानते हैं। बच्चों अगली आकृति है काइट यानी कि पतंग। पतंग तो आपने देखा ही होगा, पतंग आप सभी उड़ाते हैं। तो काइट की आकृति ये होती है, इस तरीके से काइट दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इसमें दो भुजाएं जो होती हैं, दो भुजाओं का युग्म जो होता है जिसे हम आसन्न भुजाएं कहते हैं वो बराबर होती हैं। तो यहाँ पर ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। ये भी चतुर्भुज का एक प्रकार है। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों चतुर्भुज के बाद अन्य आकृतियां जो आती हैं वो इस प्रकार की हैं, जैसे इसे हम पंचभुज या पेंटागन के नाम से जानते हैं। अगली आकृति है बच्चों षटभुज। तो ये आकृति आपको दिखाई पड़ रही है, इसमें 6 भुजाएं होती हैं और 6 अंतःकोण भी होते हैं। तो इस तरह की आकृति को हम षटभुज के नाम से जानते हैं। षटभुज, और इसे हम इंग्लिश में हेक्सागोन के नाम से जानते हैं। हेक्सागोन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये कुछ बातें थी, कुछ आकृतियां थी, द्विविमीय आकृतियां जिनके बारे में हमने बात किया। इसके बाद हम जानेंगे कि इन द्विविमीय आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि परिमाप किसे कहते हैं और क्षेत्रफल किसे कहते हैं। बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे परिमाप के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि परिमाप किसे कहते हैं। तो किसी भी बंद आकृति हर बंद आकृति की एक सीमा होती है। तो किसी भी बंद आकृति की सीमा यानी कि बाउंड्री, तो किसी भी बंद आकृति की सीमा की कुल लंबाई को उसका परिमाप कहते हैं। तो बच्चों जैसे कि आपने देखा त्रिभुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज में अगर 3 भुजाएं हैं तो तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग क्या हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा। चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं तो इन चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग क्या हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा। तो त्रिभुज की अगर भुजा को हम ABC मान लेते हैं तो त्रिभुज का परिमाप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो A + B + C के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही चतुर्भुज में 4 भुजाओं को यदि हम ABCD मान लेते हैं तो चतुर्भुज का जो परिमाप होगा वो क्या हो जाएगा? आप बताइए। ये हो जाएगा A + B + C + D के बराबर। इसी तरीके से पंचभुज और षष्ठभुज कोई भी द्विविमीय आकृति होगी उसका परिमाप क्या होती है? उसकी सीमा की कुल लंबाई को हम उसका परिमाप कहते हैं, बशर्ते वो आकृति क्या होनी चाहिए? बंद आकृति होनी चाहिए। बच्चों एक और द्विविमीय आकृति है जिसे हम वृत्त के नाम से जानते हैं। तो वृत्त का परिमाप ज्ञात करने का एक अलग सूत्र होता है। ठीक है, जैसे ये, तो बच्चों ये जो आकृति दिखाई पड़ रही है यह एक वृत्त है। यह वृत्त का केंद्र होगा और वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु को उसके केंद्र से मिलाने वाली रेखा को ही हम
उसकी त्रिज्या कहते हैं। जैसे हमने परिधि पर कोई एक बिंदु ले लिया और यह केंद्र है, इसको इस रेखा से, इसको एक रेखाखंड के द्वारा दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं तो यह उसकी एक त्रिज्या हो जाती है। ठीक है, त्रिज्या को हम r से निरूपित करते हैं। r क्यों करते हैं? क्योंकि r फॉर रेडियस होता है। ठीक है, तो रेडियस का r लेते हैं, त्रिज्या को हम r स्मॉल r लिखते हैं। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? वृत्त का परिमाप पाई गुणे व्यास यानी 2 पाई r के बराबर होता है। पाई यहाँ पर क्या है? एक नियतांक होता है और 2r क्या है? इस वृत्त का व्यास होता है। तो जैसे कि हमने जो आकृतियां देखी, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, सभी में हम परिमाप ज्ञात करने के लिए चारों भुजाओं का योगफल या जितनी भी भुजाएं हैं उन सभी भुजाओं का योग ज्ञात करके उसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन वृत्त के लिए हमें इस सूत्र के द्वारा इसकी परिधि ज्ञात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो वृत्त है, वृत्त का परिमाप जो होता है उसे हम परिधि के नाम से जानते हैं। वृत्त के परिमाप को ही हम परिधि कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस तो यहीं से इसको हम c से निरूपित करते हैं। c बराबर 2 पाई r। ये किसी भी वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है जहां r क्या है? उस वृत्त की त्रिज्या होगी। तो बच्चों आइए अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल पे कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं। बच्चों जैसे कि आपने परिमाप की परिभाषा जानी, उसी प्रकार से क्षेत्रफल की परिभाषा जानते हैं कि कोई भी आकृति होती है, आकृति के द्वारा, आकृति क्या होगी? द्विविमीय आकृति ही होगी। तो आकृति द्वारा घेरे गए समतल स्थान का जो हम मापन करते हैं, समतल स्थान का मापन ही क्या कहलाता है? उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। तो आकृति चाहे जो भी हो, चाहे वृत्त हो, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, वह आकृति समतल में जितना स्थान घेरती है उस घेरे गए स्थान का जो मापन होता है वही उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। तो बच्चों आइए हम विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल के क्या सूत्र हैं और उन्हें कैसे ज्ञात करेंगे, इस पर विस्तार से हम जानते हैं। सबसे पहले बच्चों हम वृत्त के बारे में जानेंगे। ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या r हो, उस वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो पाई r स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ r आपको पता होगा, दिया होगा प्रश्न में, उसकी सहायता से आप वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और इससे पहले आपको बताया गया था वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r। ठीक है, यदि प्रश्न में आपको त्रिज्या नहीं दी गई है, वृत्त की परिधि दी गई है, तो परिधि की सहायता से आप यहाँ से r का मान ज्ञात कर लेंगे और इस r के मान की सहायता से हम वृत्त का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चों हम जानेंगे त्रिभुज या ट्रायंगल के बारे में। त्रिभुज के बारे में बताया गया कि 3 सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 अंतःकोण और 3 शीर्ष होते हैं। तो जब भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के कई सूत्र होते हैं। जैसे कि यदि हमें इनकी भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात हो और इसका जो है शीर्ष लंब ज्ञात हो तो क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार
गुणे ऊंचाई के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि इसकी ऊंचाई हमें न ज्ञात हो और केवल तीनों भुजाएं ज्ञात हो तो हम इस सूत्र के द्वारा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, जिसे हम हेरोन्स फार्मूला के नाम से जानते हैं। s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। यहाँ s क्या होता है? s होता है अर्ध परिमाप, यानी a प्लस बी प्लस सी बटे 2। a जो है a b c क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। यहाँ पर a b c क्या होती है? त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। और जो s है इसे हम अर्ध परिमाप के नाम से जानते हैं, अर्ध परिमाप, या इसे हम सेमी परिमीटर भी कहते हैं। ठीक है, तो यदि परिमाप दिया हुआ है तो उसका आधा करके हम क्या कर सकते हैं? वृत्त का त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूले हैं, या तो डायरेक्ट हम 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई कर लेंगे, या फिर अगर भुजाओं की लंबाइयां दी गई हैं तो इस सूत्र की सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम जानेंगे चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में। तो चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं। एक तो सामान्य चतुर्भुज होता है। सामान्य चतुर्भुज कैसा होता है? ये कोई भी 4 सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति हो सकती है। हमने इस प्रकार का एक चतुर्भुज का निर्माण कर दिया। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसे हमें इसका एक विकर्ण बनाना होगा, और विकर्ण बना करके हम क्या करेंगे? इसे 2 त्रिभुजों में बांट लेते हैं, और बांटने के बाद प्रत्येक त्रिभुज का हम शीर्ष लंब ज्ञात कर लेंगे, शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, और इसकी सहायता से हम क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे मैं थोड़ा सा और समझा देता हूं। जैसे यह चतुर्भुज हमारा ABCD था, तो यहां से हमने 2 त्रिभुज प्राप्त कर लिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD। अब त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब हमने BE प्राप्त कर लिया है, और त्रिभुज ADC का जो शीर्ष लंब है हमने DF प्राप्त कर लिया है। तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये किसके बराबर होगा? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर आधार हम AC को ले लेंगे और ऊंचाई क्या हो जाएगी? BE हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे, और वो किस प्रकार ज्ञात करेंगे? वो भी इसी सूत्र से ज्ञात करेंगे, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ भी आधार को हम AC ही लेंगे और ऊंचाई को DF ले लेंगे। अब इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम यदि जोड़ दें, यदि पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम A1 और दूसरे को A2 कहें, तो हमारे चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो A1 प्लस A2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 1/2 AC दोनों में उभयनिष्ठ दिखाई पड़ रहा है, तो 1/2 AC को आप बाहर कर लेंगे, और कोष्ठक में BE प्लस DF ये मिलेगा। तो इस सूत्र की सहायता से किसी भी सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद चतुर्भुज के कई प्रकार आपको बताए गए, जैसे कि वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो इस तरह के चतुर्भुजों का हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? आइए इनको भी हम बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे वर्ग के बारे में। बच्चों, ये आकृति जो आपको सामने दिखाई पड़ रही है, ये एक वर्ग की आकृति है। वर्ग का हमने विशेषता बताया था कि ये वर्ग जो है, इसका हम नामकरण अगर ABCD कर दें तो इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का होता है। ठीक है, अब इसका जब क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो इसकी भुजा हमें ज्ञात होनी चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा, वर्ग के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो भुजा गुणे भुजा ये होता है, या इसे हम शॉर्ट में भुजा का वर्ग भी कह सकते हैं। यदि हमने इसकी एक भुजा को S मान लिया तो इसे हम क्षेत्रफल को साइड इनटू साइड या फिर S स्क्वायर भी कह सकते हैं, और A क्या हो जाएगा? एरिया, यानी कि A = S स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हुआ। इसके बाद जो बारी आती है वो आती है आयत की।
ये आपका आयत है। आयत की क्या विशेषता होती है, इस पर भी हमने चर्चा की थी। यदि इस आयत का नाम हमने ABCD दे दिया तो इसमें सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर और समांतर होती हैं, यानी कि AB और CD आपस में बराबर हैं और AD और BC आपस में बराबर हैं, और प्रत्येक कोण 90 अंश का भी होता है। ठीक है, इसका परिमाप आप कैसे ज्ञात करते हैं, सभी चारों भुजाओं का योगफल ज्ञात कर जोड़ लेते हैं, या फिर डायरेक्ट हम इस सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे लंबाई आपको 2 बार मिलेगी। यदि हम लंबाई को L ले लेते हैं और चौड़ाई को B ले लेते हैं तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, इस सूत्र की सहायता से आयत का परिमाप हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा आयत है। अब आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र है इसका वो है लंबाई गुणे चौड़ाई। यदि हमने लंबाई को L लिया है और चौड़ाई को B ले लिया है तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र L इंटू B हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इस सूत्र की सहायता से आप आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे, या फिर सामान्य जो आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हमने तरीका बताया था, उस विधि से भी इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। इसके बाद बच्चों बारी आती है समांतर चतुर्भुज की। तो समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये आपका समांतर चतुर्भुज है। इसकी विशेषता यह है कि इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है। हमने ABCD एक समांतर चतुर्भुज बनाया जिसमें AB समांतर होगा CD के और AD समांतर होगा BC के। ठीक है, और कोण A बराबर कोण C होगा, कोण D बराबर कोण B होगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं या बराबर होते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है वो है आधार गुणे ऊंचाई। अब ऊंचाई कहाँ से होगी, जैसे अगर हमने शीर्ष एक ले लिया, किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब की लंबाई जो होगी वही उस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई हो जाएगी। यानी यहाँ से एक हम लंब रेखा खींच देते हैं जो कि इस आधार AB पर लंबवत है, तो ये जो ऊंचाई होगा इसे ही हम H के नाम से जानेंगे, हाइट। और जो इसकी विपरीत भुजा होगी, सम्मुख भुजा होगी, ये क्या हो जाएगी, आधार, या इसे हम B ले सकते हैं या L ले सकते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार की लंबाई AB, और यदि हमने इस बिंदु को E ले लिया है तो ये ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसकी DE हो जाएगी। ठीक है, तो इस सूत्र की सहायता से L इंटू H के माध्यम से आप समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। इसके बाद बच्चों बारी आती है सम चतुर्भुज की। सम चतुर्भुज हमने बताया था कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों और जिनके विकर्ण जो है आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। इनके विकर्ण आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो ये जो विकर्ण की लंबाइयां होती हैं, ये अगर हम D1 और D2 मान लें, पहला विकर्ण D1 हो जाए और दूसरा विकर्ण D2 हो जाए, तो सम चतुर्भुज का जो हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D से क्या है, डायगोनल, पहला डायगोनल D1 हो गया और दूसरा डायगोनल D2 हो गया, यानी विकर्णों की लंबाइयां। ठीक है, तो सम चतुर्भुज के लिए आपको यही सूत्र आपको लगाना पड़ता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। इस सूत्र के माध्यम से इसका जो क्षेत्रफल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। या फिर इसका क्षेत्रफल यदि इसमें विकर्णों की लंबाइयां नहीं दी गई हैं तो यहाँ पर आप आधार गुणे ऊंचाई भी लगा सकते हैं, क्योंकि यह भी एक समांतर चतुर्भुज ही होता है। तो इसकी ऊंचाई आप ज्ञात कर लेंगे शेष लंब डाल करके, और इसकी प्रत्येक भुजा बराबर है तो किसी एक भुजा के साथ इसकी ऊंचाई के गुणनफल से हमें इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद बच्चों बात करेंगे समलंब चतुर्भुज की। तो समलंब चतुर्भुज हमने आपको बताया था, बना करके भी दिखाया था
जो इस प्रकार का बनता है, दो समांतर भुजाएं होती हैं और दो भुजाएं जो होती हैं वो असमांतर होती हैं। ठीक है, तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक भुजाओं का युग्म क्या होगा, समांतर होगा और एक भुजाओं का युग्म असमांतर होगा। ठीक है, तो जैसे हमने इसमें ए बी सी डी इसका नाम दे दिया, यह चतुर्भुज ए बी सी डी है जिसमें ए बी समांतर सी डी है और ए डी और बी सी आपस में समांतर नहीं है। ठीक है, ए डी और बी सी आपस में समांतर नहीं है, तो यह एक समलंब चतुर्भुज होगा। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक सूत्र होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग और इसमें गुणा करेंगे ऊंचाई का। ऊंचाई का मतलब वही लंबवत ऊंचाई, यदि आप यहाँ से एक शीर्ष लंब सम्मुख भुजा पे डालते हैं तो ये इसकी एक ऊंचाई हो जाएगी। तो इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र हो गया 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। इसकी सहायता से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। इसके बाद जो बच्चों आकृति आती है वह है पतंग। पतंग को हम काइट के नाम से भी जानते हैं। तो काइट में भी आपको विकर्ण इस तरह से प्राप्त हो जाएंगे। तो यदि विकर्णों को हम D1 और D2 के नाम से जानते हैं कि पहला विकर्ण D1 और दूसरा विकर्ण D2 हो जाए तो इसका क्षेत्रफल हमें आसानी से ज्ञात हो सकता है। और इसके क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे D1 गुणे D2। ठीक है, इस सूत्र की सहायता से काइट का जो है क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। और यदि आपको D1 D2 नहीं पता है तो सामान्य चतुर्भुज जैसे किसी भी चतुर्भुज का आप क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसे दो त्रिभुजों में विभक्त करके और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अलग अलग ज्ञात करके फिर उनका योगफल ज्ञात करके हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर पाते हैं। तो इसी प्रकार से हम काइट का भी जो है ज्ञात कर लेंगे। या फिर अगर विकर्णों की लंबाई हमें किसी प्रकार से ज्ञात हो सकती है तो इस सूत्र के माध्यम से हम आसानी से काइट का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। तो आइए बच्चों, इन सूत्रों को और इन अवधारणाओं को हम कुछ प्रश्नों के द्वारा आसानी से समझते हैं और प्रश्नों को हल करके इन सूत्रों का प्रयोग करके देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ जो पहला प्रश्न हमने लिया है वो इस प्रकार से है, एक वर्ग का परिमाप 4a + 8 है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। बच्चों, यहाँ आपको परिमाप दिया गया है और परिमाप कितना है 4a + 8। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 4 उभयनिष्ठ है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा a + 2। ठीक है, और जो वर्ग का परिमाप होता है वो 4 गुणे भुजा के बराबर होता है। तो यहाँ से हमको उस वर्ग की भुजा क्या प्राप्त हो गई, वर्ग की भुजा हमें प्राप्त हो गई a + 2। और जब वर्ग का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र हमने क्या बताया था आपको, यानी यह क्षेत्रफल क्या हो जाएगा a + 2 गुणे a + 2। इसे सरल करने पर हमें मिलेगा a² + 4a + 4। उस वर्ग का क्षेत्रफल a² + 4a + 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों इस प्रकार से है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 15 सेमी व 20 सेमी है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ दी गई है, यानी कि पहला डायगोनल 15 सेंटीमीटर का है और दूसरा डायगोनल जो D2 हम लेते हैं वो 20 सेंटीमीटर का है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हमने समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र बताया है 1/2 गुणे D1 गुणे D2। अब इसे हम हल कर लेंगे। 1/2 गुणे D1 का मान है 15 और D2 का मान है 20।
तो 2 से यहाँ 20 को हम काट देंगे 10 बार में, और आपको क्या मिला 15 गुणे 10 यानी कि 150 वर्ग सेमी। तो ये आपका जो है क्षेत्रफल समचतुर्भुज का प्राप्त हो गया 150 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों अगला जो प्रश्न हमने लिया है वो इस प्रकार से है, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर है तो उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल एरिया हमें दिया गया है 1000 वर्ग मीटर, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, ठीक है। और भुजा गुणे भुजा बराबर क्या हो गया 1000 वर्ग मीटर, तो भुजा क्या आ जाएगी 1000 का वर्गमूल। और बच्चों 1000 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10। तो यहां से 2 जो 10 है वो तो पूर्ण वर्ग है, यानी कि 1 10 हम बाहर निकाल सकते हैं और 1 10 क्या हो जाएगा करणी में हो जाएगा। तो 10√10 मीटर जो हो गई उस वर्ग की भुजा हो गई, ठीक है। अब हमें उसे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है करणी में 2 गुणे ए क्या है भुजा। तो यहाँ पर करणी में 2 हमने ले लिया और भुजा क्या है 10√10 मीटर, और उसका गुणा करने पर हमें मिलेगा 10 गुणे करणी में 10 गुणे 2, ठीक है। 10√20 हो जाएगा, और 20 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये मिलेगा 4 × 5, और 4 का वर्गमूल हम यहाँ से निकाल सकते हैं, वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये मिल गया 10 गुणे 2 करणी में 5, या इसे हम 20√5 लिख सकते हैं। तो 20 करणी में 5 मीटर, ये क्या आ गया वर्ग के विकर्ण की लंबाई, और यही हमें ज्ञात करनी थी। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने द्विविमीय आकृतियों के बारे में जाना, उनके परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में जाना, और उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी देखा। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम त्रिविमीय आकृतियों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।